कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का लड्डू का बेटा गट्टू की तरफ से आदर, अभिनंदन, आभार। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है कि सेविंग कैसे करें, इसको मैं मेनली दो टाइप के लोगों को ध्यान में रखकर बना रहा हूं। पहला, जिन्होंने जस्ट अपना कॉलेज अभी अभी खत्म किया है और उनको अपना पहला जॉब ऑफर मिला है, और दूसरा जो जॉब तो कर रहे हैं, सेविंग करने का भी सोच रहे हैं पर सेविंग कर नहीं पा रहे हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यह जरूर बता दूं कि आप मुझे यह जरूर लिख के कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए कि आप इन दोनों में से कौन से कैटेगरी में आते हैं। और अगर आपकी नई नई जॉब लगी है तो लड्डू का बेटा गट्टू के परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप लोगों को आपके आगे आने वाले भविष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी लोग अपने जीवन को अलग अलग तरीके से जीते हैं। हमारे सेविंग करने का तरीका अलग होता है, हमारे खर्च करने का भी तरीका अलग अलग होता है। पर मेरे समझ से हमारे जीवन का एक ऐसा दौर होता है जिसमें हम और आप लगभग एक जैसे ही होते हैं। गेस कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपके हिसाब से हमारे जीवन में कौन सा ऐसा दौर होता है जिसमें हम लगभग एक जैसे होते हैं। मेरे हिसाब से कॉलेज के दिनों में हम और आप लगभग एक जैसे ही होते हैं। यूं कह लूं तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। हमारे खर्च करने का तरीका एक जैसा होता है, और बचत कॉलेज के दिनों में ना बाबा ना कोई भी नहीं करता। अगर किसी का कोई दोस्त मूवी देखने चला गया तो पता चला उसके ग्रुप के सारे ही लोग मूवी थिएटर पहुंच जाते थे। और तो और दोस्तों, जब मैं अपने कॉलेज में था तो अगर हमारे क्लास का बैचमेट या क्लासमेट कोई कैंटीन में समोसा खाने जाता था तो हमारी पूरी क्लास वहां पहुंच जाती थी। तो यह एक दौर होता है जब कमोबेश हम कह सकते हैं कि हमारे खर्च करने का तरीका लगभग एक जैसा होता है, जिसमें हम अपने बचत के बारे में बहुत कुछ नहीं सोचते हैं। कॉलेज के बाद हमारी नौकरी लगती है और हमारे पूज्य माताजी और पिताजी को और बहुत सारे भाइयों के सो कॉल्ड मॉम एंड डैड को ऐसा लगने लगता है कि हमारा बेटा तो सेटल हो गया, और अब चूंकि वह सेटल हो गया है तो कुछ सेविंग भी कर रहा होगा। पर अब उनको यह कौन बताने जाए कि बच्चे की सारी जो सैलरी आ रही है वो या तो गर्लफ्रेंड मेंटेन करने में चली जा रही है या नहीं तो फिर रेंट पे करने में खत्म हो जा रही है। तो आखिर सेविंग करें कैसे? हमारी कोशिश इस वीडियो में यही है कि हम आपकी यह समस्या की सेविंग कैसे करें इसको दूर कर पाए। तो सबसे पहले हम करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, कि जो जो खर्च हमारे होते हैं, आपके खर्च, मेरे खर्च या किसी और भी इंसान का जो एक नॉर्मल खर्च है वो लगभग एक जैसा ही होता है, तो हम उन खर्चों को क्लासिफाई करेंगे। तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन तो सभी के खर्च हैं, आपके, मेरे, किसी और के भी। रोटी, कपड़ा, मकान एक ऐसा खर्च है जो बेसिक नेसेसिटी है ह्यूमन लाइफ को एक सरवाइव करने के लिए। इसके अलावा जिन लोगों के पास बाइक है उनके पास फ्यूल एक्सपेंसेस का खर्चा है, और जिनके पास नहीं है उनके पास ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का खर्चा है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा खर्चा है हमारा लाइफस्टाइल में। अब चूंकि मैं यंग लोगों के लिए यह वीडियो बना रहा हूं तो उनको बढ़िया मोबाइल चाहिए, उनको बढ़िया लैपटॉप चाहिए, तो उनके लाइफस्टाइल पे भी वह सब्सटेंशियल अमाउंट खर्च करते हैं। उनको ब्रांडेड शर्ट्स चाहिए, उनको ब्रांडेड जीन्स चाहिए, तो वह अपनी सेविंग्स का एक सब्सटेंशियल अमाउंट, एक बड़ा मोटा हिस्सा अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने पर खर्च करते हैं। दोस्तों, अब अभी जो हमने बात की वह हमने की कि क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस कैसे करें। तो रोटी, कपड़ा, मकान मतलब फूड, क्लोथ्स एंड रूम रेंट, ये तीन एक्सपेंसेस। चौथा आपके पास लाइफस्टाइल, और पांचवा आपके पास फ्यूल एक्सपेंसेस या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो अब आती है सबसे बड़ी मुद्दे की बात कि आखिर सेविंग करना शुरू कैसे करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा गुरु मंत्र यह है कि आपका जो जॉब सैलरी आ रहा है आपके जॉब से, आप उसमें एक सर्टेन परसेंटेज अलोकेट करेंगे आप अपने हर खर्चे के ऊपर। मतलब अभी जो आपने क्लासिफाई किया अपने 5 अपने एक्सपेंसेस, उस पे आपको तय करना होगा, आपको अपने आप से एक प्रॉमिस करना होगा कि मैं अपने सैलरी का इतने परसेंट से ज्यादा इन एक्सपेंसेस पे खर्च नहीं करूंगा। तो अगर आप मुझसे पूछिए कि आखिर एक बंदे जिसकी सैलरी 10,000 रुपए है, उसको अपने इन 5 एक्सपेंसेस में कितना पैसा खर्च करना चाहिए, तो सेविंग कैसे करें की शुरुआत यहीं से होती है। वह ऐसे होती है कि आपको अपने से प्रॉमिस करना होगा कि आप अपने सैलरी का 60% अपने एग्जिस्टिंग एक्सपेंसेस को अलोकेट करेंगे। 60% मतलब 60%, इसका 61% भी नहीं होना चाहिए। और बाकी का जो 40% है, जो आपके पास बैलेंस बचेगा, उसको आप इन्वेस्ट करेंगे या अलोकेट करेंगे पहला रिटायरमेंट के लिए,
दूसरा, इमरजेंसी फंड आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि ऑल ऑफ अ सडन अगर इमरजेंसी में आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आपको कहां से वो पैसा मिल पाए। तीसरा, आपको अपने लाइफस्टाइल को कीप अप करने के लिए कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जीते रहें, क्योंकि सेविंग का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सब कुछ सेव कर रहे हैं और आप अपने लाइफस्टाइल से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो लाइफस्टाइल के लिए भी हमने एक सब्सटेंशियल अमाउंट आपके जॉब के का जो सैलरी है उसका सब्सटेंशियल पोर्शन जो है हमने लाइफस्टाइल को भी एलोकेट किया है। उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं और आप पेरेंट्स को कुछ देते हैं उनके अपकीप के लिए, तो आप पेरेंट्स के लिए भी सर्टेन अमाउंट जो है अपने सैलरी का अलोकेट कर सकते हैं। और लास्ट में एसेट्स के लिए। अब एसेट्स से मतलब यह है कि अगर आपको कल को गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, तो जो एसेट क्रिएट होगा उसके लिए आपको एक मोटा पैसा चाहिए होगा, मोटा चंक ऑफ मनी चाहिए होगा डाउन पेमेंट करने के लिए या पूरा का पूरा खरीदने के लिए। तो वहां पर उस समय आपको पैसे कहां से मिलेंगे? तो इन सब चीजों के लिए आपको अपने सैलरी से सेविंग करना होगा। अब सवाल आता है कि रिटायरमेंट के लिए आप कैसे सेविंग करें? तो रिटायरमेंट के लिए रिटायरमेंट प्लान्स आते हैं मार्केट में, बहुत सारे रिटायरमेंट प्लान्स है। आप कोई भी रिटायरमेंट प्लान बहुत सारी कंपनीज का कंपेयर करके आप ले सकते हैं। लेकिन रिटायरमेंट प्लान के साथ साथ जो मेरी तरफ से एक एडवाइस है वह यह है कि अटल पेंशन योजना एक सरकारी स्कीम है जो आपको कंपलसरी लेना ही है। अगर आप यंग हैं, आपकी उम्र 18 साल से 24-25 साल तक की है, तो 350-400 रुपए के मंथली सब्सक्रिप्शन पे आपको लगभग 5,000 रुपए का मंथली पेंशन प्लान आता है जो कि भारत सरकार द्वारा है। तो एक ये तो आपके का रिटायरमेंट प्लानिंग में मस्ट हैव होना ही चाहिए। इमरजेंसी, तो रिटायरमेंट में आपको आपके सैलरी का 10% रखना है और प्लस अटल पेंशन योजना में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो रिटायरमेंट के लिए आपने 10% रखा, इमरजेंसी फंड में आपको 5% ऑफ योर सैलरी रखना है। हर महीने आपको अपने सैलरी से 5% निकालना है और आपको इमरजेंसी फंड में डाल देना है। तीसरा है लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल के लिए आप 5% ही रखिए, क्योंकि 5% में आपका लाइफस्टाइल यहां पर मैनेज हो जाएगा। और आप याद कीजिए कि एक्सपेंसेस वाले क्लासिफिकेशन में भी आपने लाइफस्टाइल का कैटेगरी बना रखा है। तो आप ऑलरेडी लाइफस्टाइल में वहां पे खर्चा कर रहे हैं, आपके पास खर्चा करने के लिए पैसा, और यहाँ पे अलग से मैंने आपको फिर से लाइफस्टाइल के लिए दिया है, तो यहां पर आप 5% और रख लीजिए। फिर आती है बात एसेट्स की। एसेट क्रिएशन के लिए जब आप जाएंगे तो आपको मोटा पैसा चाहिए होगा। तो उस समय आपको कैश की डिफिकल्टी नहीं हो जाए, पैसे की डिफिकल्टी नहीं हो जाए, इसलिए 10% ऑफ योर सैलरी आपको हर महीने अपने सैलरी से निकाल के और एसेट क्रिएशन के लिए एलोकेट करना है। और पेरेंट्स के लिए 10% आपको अपने माता पिता को देना है अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो आप यह 10% जो है या तो इमरजेंसी फंड में डाल दीजिए या नहीं तो फिर एसेट क्रिएशन में डाल दीजिए। बट मेक श्योर कि आप इसको लाइफस्टाइल में नहीं डालते हैं। उसके बाद अब आता है सवाल कि भैया अकाउंट तो मेरे पास एक ही है, तो इतने सारे फंड्स में मैं एलोकेशन कैसे करूंगा? तो देखिए 2-3 तरीके हैं। या तो आप अपने बैंक में जिसमें आपका सेविंग्स अकाउंट या सैलरी अकाउंट है वहां आप आरडी खाते खोल सकते हैं कि एक आरडी खाता जो आपको 2,000 का आपने खोला या 4,000 रुपए का खोला, तो आप ऐसे ट्रीट कर लीजिए उसको कि यह मेरा इमरजेंसी फंड का आरडी है। तो आप 2-3 आरडी अकाउंट्स खोल सकते हैं। आप अलग अलग स्कीम्स, म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में सेविंग्स कर सकते हैं कि आप अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में एसआईपीज डाल दिया और आपके सैलरी से हर महीने वहां पैसे कट जाते हैं। रिटायरमेंट के लिए आपको रिटायरमेंट प्लान लेना होगा। इमरजेंसी फंड के लिए या तो आप आरडी बना लीजिए या नहीं तो फिर म्यूचुअल फंड के एसआईपी में इन्वेस्ट कर लीजिए। लाइफस्टाइल के लिए भी सेम, या तो आरडी बना लीजिए या नहीं तो फिर एसआईपी करवा लीजिए। एसेट क्रिएशन के लिए आपको आरडी ही बनानी पड़ेगी या नहीं तो फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी बनानी पड़ेगी। तो ये तो सारी सेविंग के कैटेगरीज हो गए कि आपको सेविंग कहां कहां करना है। सेविंग करते वक्त आपको अपने सैलरी का एलोकेशन कैसे करना है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सेविंग के एलोकेशन करते वक्त आपको 60% तो एलोकेट कर देना है सीधा सीधा एक्सपेंसेस कैटेगरी को। उसके बाद 10% आपको रिटायरमेंट में, 5% इमरजेंसी में, 5% लाइफस्टाइल में। 60 पहले गया, 10 रिटायरमेंट, 5% इमरजेंसी और 5% लाइफस्टाइल, 10 मतलब 60, 70 और 80% हो गया। 10% आपको एसेट क्रिएशन के लिए और 10% आपको फैमिली के लिए। अगर फैमिली के
आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो आप ये पैसा जो है वो या तो एसेट में डाल दीजिए या नहीं तो फिर इमरजेंसी फंड को बिल्डअप कर लीजिए। ये दोनों ही फंड आपको आपके नियर फ्यूचर में काम दे। और हाँ, जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं तो आप नेशनल पेंशन सिस्टम को भी कंसिडर कर सकते हैं, और बाकी रिटायरमेंट प्लान्स तो बहुत सारे हैं ही हैं। अब कौन कौन से कैटेगरी में बेस्ट कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, अगर इन सब के बारे में मैं बताने लगूंगा तो यह वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और चूंकि यह वीडियो आपको एक सिर्फ ब्रीफ आइडिया देने के लिए है कि आपकी जो सैलरी है उसको आपको कैसे अलोकेट करना है और कैसे उसमें से खर्च करना है, इसके ऊपर यह वीडियो था, तो इसलिए मैंने एक ब्रीफ में आपको एक आइडिया देने की कोशिश की है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अगर आप यह चाहते हैं कि हर कैटेगरी में जैसे आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, एसेट क्रिएशन के लिए कौन सा फंड चाहिए, उसके ऊपर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे लिखकर जरूर बताइए। मैं आपको कोशिश करूंगा कि एक नया वीडियो बनाकर और आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा यह वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।